हेलो फ्रेंड्स। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक हम लोग बेसिकली बात करेंगे। देखो, नाइन्थ क्लास, ठीक है, नाइन्थ क्लास की साइंस, उसमें फिजिक्स में एक चैप्टर है, उसको नाम बुलाया जाता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम, ओके। तो अब पहली चीज़ कि सर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली इसमें आप क्या है कंडीशन, क्या देखेंगे इसके अंदर, क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, क्या सब इसके अंदर पढ़ा जाएगा। तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में अगर मैं बात करूं तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं बहुत सिंपली कहूं तो इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट मेरे पास पहले ये मुझे समझ में आना चाहिए कि सर फोर्स क्या चीज़ है। ठीक है, फोर्स एक्चुअली क्या किसे रहे हैं। तो सिंपल अपन टॉपिक स्टार्ट करें और उसको मैं कह रहा हूँ कि सर फोर्स क्या चीज़ है। तो भाई, फोर्स आप जनरली इसको अगर डिफ़ाइन करते हैं तो डिफ़ाइन करके क्या करते हैं, इट इज़ पुल और पुश। ठीक है, अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, कि सर किसी बॉडी के अंदर अगर आप या तो उसे खींच रहे हैं या उसे धकेल रहे हैं, दोनों केस में आप क्या बोलेंगे कि सर यू आर जस्ट अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, दो ही चीज़ होती है। अब कैसे भी खींच रहे हो, कैसे भी धकेल रहे हो, लास्ट से हाथ से कैसे भी, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं कि सर ये कहलाएगा फोर्स। अब फोर्स में मुझे समझ में आना चाहिए, तो भाई मैं ज़रा इस पुल को और पुश को थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक ये मान लो, मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हो सकता है कोई बॉल हो। आपने इसको अपनी तरफ खींचा, यू आर नाउ पुलिंग द बॉल टुवर्ड्स योर सेल्फ। या फिर आपने जो है इस बॉल के ऊपर किक मारी। देखो, अगर मैं दोनों कंडीशन को समझाऊंगा तो जब आप इसे पुल कर रहे हैं तो ये बॉल यहाँ से आपकी तरफ मूव करेगी, बट जब आप इसे पुश कर रहे हैं तो बॉल यहाँ से दूर मूव कर जाएगी। ठीक है, सही बात है ना। तो सर ये तो हुआ तुम्हारा पुल, सॉरी पुश, ये वाली बात। और ये जब अपनी तरफ को कोड़ रहे हो, खींच रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, पुल। अच्छा, दोनों केस में मैं एक बात क्लियर करूं यहाँ पे कि सर दोनों केस में ये जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉल है, जो कुछ भी है, दोनों ही केस में अगर आप देखोगे सर, इसकी जो ये पोजीशन है ना, ये सर वो पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, अगर आप सिंगल फोर्स लगा रहे हैं उसकी बात हो रही कि आप किसी भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो पोजीशन बदलेगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना कि पोजीशन चेंज होनी है।
इसको पुल और पुश को क्या बोल रहे हैं आप, फोर्स बोल रहे हैं सर, सीधी बात है। अब वो किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप जो है फुटबॉल में लात मार रहे हैं, या फिर जो है आप बोतल को अपनी तरफ खींच रहे हैं, या फिर आप कोई भी चीज़, आप पुश और पुल मतलब फोर्स है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी कि भाई पुश और पुल फोर्स कैसे है। अभी बात करते हैं कि भाई मैं इसे थोड़ा फॉर्मूले से क्लियर करते हैं, सर फॉर्मूले से समझाना। तो जो फोर्स होता है वो क्या चीज़ है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट का कोई मास था, उस मास को मैं बोल रहा हूँ m केजी में, ठीक है, मास हमेशा केजी में निकलता है। फिर आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ स्पीड आई होगी चेंज, तो उस स्पीड चेंज को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन। क्या पढ़ते हो, एक्सेलरेशन सर, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है। तो आपने किसी m मास के ऑब्जेक्ट को कुछ एक्सेलरेशन से मूव करवा दिया। कैसे करवाया आपने कि सर जब इस m मास के ऑब्जेक्ट पे मैंने क्या अप्लाई किया, फोर्स। तो इसलिए मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, F इक्वल टू m a, ठीक है भाई, क्लियर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आई होप क्लियर है ये भी कि सर आपने एक मास ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया तो उसमें चेंज आया, तो आप क्या कह रहे हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, चेंज आया तो आप बोल रहे हैं फोर्स है, ठीक है। आप दीवार धक्का दे रहे हैं तो वहाँ फोर्स लगेगी नहीं, क्योंकि आप उसको हिला भी नहीं पाएंगे, तो एक्सेलरेशन तो हुआ ही नहीं, तो सर मास मास था तो नो फोर्स। तो अगर सिंपल है, मास है पर एक्सेलरेशन, वो बॉडी हिली तक नहीं है, तो अगर मास कुछ भी है और एक्सेलरेशन जीरो है तो आपको पता है मल्टीपल, आपको समझ में आता है कि किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो ज़ीरो को तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई फोर्स में तो ये वाली चीज़ किस में निकालते हैं, किलोग्राम में, ये किस में निकालते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, दोनों को मिला देते हैं। तो फोर्स की SI यूनिट जो होती है ये होती है केजी मीटर पर सेकंड, या फिर सिंपल एक साइंटिस्ट के नाम पे लिखते हैं न्यूटन, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा एक फोर्स में टर्म पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते क्या हैं कि सर जो फोर्स होती है ना, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं कि सर दो तरीके की पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और एक पढ़ा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। सर दो तरह की फोर्स की आप बात कर रहे हैं, एक बैलेंस्ड बोल दिया आपने और एक अनबैलेंस्ड बोल दिया। अब मुझे समझ में कैसे आएगा बैलेंस्ड फोर्स क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझता हूँ। मेरे पास एक ये मान लो कुछ वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा सा है, ठीक है। अब इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर मान लो एक फोर्स लग रही है यहाँ से, इसको मैं लिख रहा हूँ F1, एक फोर्स लग रही है यहाँ से, इसको मैं लिख रहा हूँ F2। पॉसिबल है कोई और फोर्स यहाँ से भी लग रही हो, कोई और फोर्स यहाँ से भी लग, पर मैं अभी दो पे समझाऊँ, F1 और F2। देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है, बट मान लो दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये भी मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, और ये वाला फोर्स भी मान लो 10 न्यूटन लग रहा है। तो आप एक वुडन ब्लॉक को बीच में रख दो, ठीक है,
वुडन ब्लॉक को आप एक बीच में रख दो और फिर दोनों तरफ से सेम पावर वाले बंदों से कहो धक्का लगाए और सेम फोर्स के साथ, तो ये हिलेगा भी नहीं, स्टेबल। तो मैं इसको क्या कहूँगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की मोशन तक ना हो तो एक तरह से वहाँ पे क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं जनरली कहूँ कि सर जो ये ऑब्जेक्ट है वुडन ब्लॉक, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स दोनों तरफ बराबर है। तो अगर मैं वैल्यू निकालूंगा कि भाई मेरे को बताओ कि नेट फोर्स, 5 मिनट में आ रहा हूं, नेट फोर्स कितनी होगी, तो नेट फोर्स आपकी होगी F1 माइनस F2। सर इसकी वैल्यू भी 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है, तो 10 में से 10 माइनस कर लो, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सर जब फोर्स, नेट फोर्स 0 होगी और वो बॉडी अपने प्लेस से हिलेगी तक नहीं, तब उसको आप क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स बोलेंगे। तो बैलेंस्ड फोर्स में क्या हो रहा है कि सर कितनी भी बॉडी पे फोर्स लग रही है तो फोर्स ऑल ओवर नेट जो है उसका, उस बॉडी पे लगने वाला सारा फोर्स, नेट फोर्स सारी डायरेक्शन से वो 0 हो रहा है उसका सम। अब यहाँ पे 2 मैंने बताए, हो सकता है 10 फोर्स लग रही हूँ, पर 10 का ऑल ओवर सम क्या आएगा, 0 आएगा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो बॉडी अपने प्लेस से हिलेगी नहीं, स्टेबल रहेगी। तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब अगर यही वैल्यू है और मान लो इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि यही वुडन ब्लॉक है, सेम यही वुडन ब्लॉक है, और इसके अंदर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि इस पे लगने वाला फोर्स आपके सामने, ये मान लो F1 था वैसे ही, और इधर से लग रहा है F2 वैसे ही। ठीक है, तो F1 और F2 अगर मान लो इस वक्त ऐसा हो कि भाई ये वाली फोर्स जो F1 बोल रहा हूँ मैं, मान लो वो 5 न्यूटन है, और इधर जो F2 लगने वाली फोर्स है इसको मान लो मैं बोल रहा हूँ 10 न्यूटन है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये दोनों की दोनों फोर्स जो हैं, ये इसकी डायरेक्शन इस वाली फोर्स की और इस वाली फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक तरफ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये जो वुडन ब्लॉक है जिस तरफ फोर्स कम है उसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो ये वुडन ब्लॉक का अपना कुछ मास था, अगर मूव कर गया तो एक्सेलरेशन भी आया, तो मतलब फोर्स कुछ ना कुछ तो होगी। मतलब यहाँ पे इस वाले केस में सर नेट फोर्स 0 नहीं होगी, जबकि इस वाले केस में अगर आप कहेंगे नेट फोर्स 0 होगी, और इस केस में जो वुडन ब्लॉक है हिला भी नहीं, मतलब मास तो है बट उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने पास जो होता है F=ma, तो अगर फोर्स लगाओगे, मास कुछ वैल्यू है, ए की वैल्यू है ही नहीं, 0 है, तो मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो 0 आएगा, नेट फोर्स 0 है। बट इस वाले केस में मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ एक्सेलरेशन आएगी क्योंकि भाई ज़्यादा फोर्स की तरफ से कम वाले की तरफ मूव कर जाएगा, तो मतलब इसका कुछ मास भी है, इसका कुछ एक्सेलरेशन भी है, तो कंफर्म इसमें कुछ फोर्स जनरेट रहेगी और जिससे मूवमेंट हो जाएगी बॉडी की। ठीक है, तो ये आपका इस केस में अगर मैं कहूँ तो वो बिल्कुल सीधे सीधे अगर समझें तो सर अपने पास जो 2 फोर्सेज हैं, आपने कहा एक बैलेंस्ड फोर्स है और दूसरी आपने कही अनबैलेंस्ड फोर्स है।
ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, दो तरीके की फोर्स है। तो सर जो बैलेंस्ड फोर्स है और अनबैलेंस्ड फोर्स है मैं कैसे समझूंगा सर? सीधी बात, इस केस में जितनी भी फोर्सेस हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 कितनी भी होंगी उसका नेट जो है ज़ीरो आएगा। फाइनल सम अप क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। सर अनबैलेंस्ड वाले केस में क्या है, उसके अंदर F1 F2 F3 जितनी भी उसके ऊपर फोर्स लग रही हैं उसका नेट ज़ीरो नहीं आएगा जी, कुछ वैल्यू होगी, चाहे नेगेटिव में हो पॉजिटिव में हो पर वैल्यू होगी। तो अगर नेट फोर्स जो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल जो फोर्स होगी सबको मिला के नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली है ज़ीरो, तो उसकी मूवमेंट तो होगी नहीं, मास तो है, तो उसको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ कोई एसेलरेशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे एसेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो। अनबैलेंस्ड में जो है ये नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है सर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, मतलब कुछ वैल्यू चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव हो, मतलब फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट इसके केस में कुछ तो सर एसेलरेट करेगा पर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ये कहलाता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट। ओके, तो बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फोर्स आप जनरली इसको बोल देते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, तो बैलेंस्ड फोर्स पे इसीलिए वो बैलेंस मशीन बोली जाती है, वो जो आपका तराजू सिंपल, तो उस पर अगर दोनों तरफ आप वेट को सेम रख दें तो आपको पता है बिल्कुल नेट रहता है, कहीं भी मूवमेंट नहीं होती। पर वेट अगर कम ज़्यादा हो गया तो किसी तरफ कम किसी तरफ ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं एसेलरेशन आपको देखने को मिल जाएगी कुछ। ठीक है, तो ये आपका जस्ट एक, अगर मैं बात करूं कि फोर्स और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि फोर्स मुझे समझ में आनी चाहिए, तो फोर्स मुझे समझ में आती है कि सिर्फ फोर्स का मतलब क्या है। फोर्स मतलब है कोई भी एक्सटर्नल आपने अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, या तो पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, और वो पुश और पुलिंग को ही आप क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब इसमें आप एप्लीकेशन कब बोलेंगे? जब वो नेट फोर्स की कोई वैल्यू हो। अगर नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है तो बैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, इसमें फिर आगे टॉपिक आएगा लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक आएगा, उसके बाद सीधे करेंगे इसके क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को, जो कि ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा, इसको फिर हम लोग आगे अगली वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।